नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के अपने इस चैनल में इस पहली वीडियो में जहां से ये बिगुल बज रहा है उसमें आप सबका स्वागत करती हूं। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं आज के अपने पहले लेक्चर की, तो कम टू द पॉइंट आज हम समझने वाले हैं इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, तो भारतीय समाज की जो ये कड़ी है वो किस तरह से यूपीएससी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये यूपीएससी के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे बाकी विषयों से भिन्न है। देखिए, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और भी कई सारे विषय। तो ये सारे विषय क्या है, इनको हमें पढ़ना पड़ता है, समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, किताबों की ज़रूरत पड़ती है, जानना पड़ता है। लेकिन समाज जो है ऐसा विषय है जिसको आपने बचपन से देखा है, समझा है और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को होते हुए समझा है। तो कैसे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे लिए ये जो पार्ट है ना, जीएस पेपर 1 का पार्ट है ना आपका इंडियन सोसाइटी, कि कैसे हमारे लिए वरदान साबित होगा। वरदान कैसे? आपने हर चीज़ बचपन से लेके अभी तक अपने इर्द गिर्द होते देखी है, चाहे वो महिलाओं के विषय में हो, जाति के विषय में हो, वर्ण के विषय में हो, धर्म के विषय में हो, शहरीकरण की बात हो, जनसंख्या की बात हो, ग्रामीण संरचना की बात हो, भूमंडलीकरण की बात हो, वृद्धजनों की बात हो, परिवार व्यवस्था की बात हो, इत्यादि चीज़ों को अपने इर्द गिर्द होते देखा। तो चीज़ों को दैट मीन्स आप जानते तो हैं, लेकिन यूपीएससी के लिहाज से कैसे भारतीय समाज में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप यहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे। आपकी कुछ भी मनसा हो, कुछ भी धारणा हो आपकी, वो मैटर नहीं करती। यूपीएससी की डिमांड है कि कैसे एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होने के नाते आप एक सही तरीके से उत्तर का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, एक उचित निर्णय कैसे लेते हैं। तो ये विषय उसी विषय पर आधारित है कि जब आप फील्ड पे काम करेंगे ना जाके, तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी कि कैसे हमने किस स्टडीज़ को पहले ये स्टडी के दौरान कैसे हमने केस स्टडीज़ को एनालाइज किया है, क्या क्या डाटास को गवर्नमेंट के कलेक्ट किया, क्या क्या स्कीम को हमने समझा है, कैसे आंसर राइटिंग में इन चीज़ों को पुट किया है। फिर जब आप फील्ड पर इन चीज़ों को काम करेंगे या फिर इंटरव्यू के दौरान जब आपसे इस तरह के प्रश्नोत्तर किए जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे वहाँ पर, क्योंकि आप आंकड़ों को जानते हैं, समझते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ना किसी भी धर्म, जाति, व्यवस्था इत्यादि चीज़ों से परे उठकर जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर बेहतर आंसर निकल के आएगा। ना केवल आंसर बल्कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे जीएस पेपर 1 मैंने अभी ऊपर बताया कि जीएस पेपर 1 का ये जो विषय है भारतीय समाज हम पढ़ रहे हैं। अब डिफरेंस समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जीएस पेपर 2 क्या कहता है? जीएस पेपर 2 कहता है आपका कि यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात करता है, ठीक है, सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की। तो ऐसा भाई क्या आपत्ति आन पड़ी कि जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी को डाला, जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस को डाला? जब एक ही विषय है तो एक ही में डालना चाहिए। तो डिफरेंस समझिए, जीएस पेपर 1 आपके चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सिलेबस के थ्रू, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके अब लेकिन समाधान क्या है, उनके लीगल एस्पेक्ट क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है या गवर्नमेंट के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इत्यादि चीज़ों को हम सोशल जस्टिस के अंतर, जस्टिस न्याय की बात कर रहा है, उसके अंतर्गत सारे विषयों के जस्टिस की बात करेंगे। उनके लिए क्या क्या न्याय है, कानून बनाए गए हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या बात की गई है या गवर्नमेंट के क्या प्रयास है, इत्यादि चीज़ों को हम होलिस्टिक तरीके से जो है सोशल जस्टिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी तो जीएस पेपर 1 के पूरे सिलेबस को, यानी कि भारतीय समाज के पूरे पार्ट के साथ साथ उसका कुछ हिस्सा जो जीएस पेपर 2 में दिया गया है उसको सोशल जस्टिस के साथ मर्ज करके यहाँ पर हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एक समस्या और आती है। देखिए, समस्याएं तो व्याप्त ही रहेंगी हमेशा ही। तो एक समस्या बच्चों यहाँ पर ये आती है कि कुछ बच्चों का जो है कन्फ्यूजन होता है कि मैम जो है सोशलॉजी आप जो कब हमें पढ़ाने वाली हैं। ठीक है, तो बच्चे समझिए, सोशलॉजी जो है आपका ऑप्शनल विषय है। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका इंडियन सोसाइटी है और ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं जीएस पेपर 1 में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम जर्नल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन की यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जीएस स्टडी की जब हम बात कर रहे हैं, जर्नल स्टडी की हम जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपल तरीके से चीज़ों को लिखना है, समझना है, विद डाटा एंड ऑल गवर्नमेंट के क्या प्रयास हैं उनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देते हुए यहाँ पर चीज़ों को समझाते हुए लिखेंगे।
समझेंगे, ठीक है। बट जब सोशियोलॉजी की बात होती है यहाँ पर, तो हमें थिंकर्स के बारे में भी बताना पड़ता है। भाई क्या थिंकर का क्या कहना है, इस विषय में उस थिंकर का क्या कहना है, इसी विषय में उस थिंकर का क्या कहना है, या फलाना थिंकर का क्या कहना है। तो उन सब के कॉन्सेप्ट को भी हमें सोशियोलॉजी के अंतर्गत डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, चीज़ों को डेप्थ में पता होना चाहिए। बट हम जर्नल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन, यानी कि आम व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति से थोड़ा ऊपर उठ के एक यूपीएससी का एस्पिरेंट किस तरह के अपने आंसर राइटिंग में जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत लिख सकता है। तो ये डिफरेंस को जो है हमें यहाँ पर जो है समझना है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि अब जब आप ये पढ़ेंगे तो इस पढ़ने के दौरान आपको किन किन चीज़ों का जो है अध्ययन करना है, या क्या वो कह सकते हैं रामबाण चीज़ें होंगी जो आपको इस पूरे इंडियन सोसाइटी के दौरान समझना है। जैसे कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी आपका रामबाण का काम करेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आपको देखना है। फिर इसके बाद जो सेलेक्टेड बच्चे हैं या सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो अभी सिविल सर्विस जो है सिविल सर्विसेज में अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी जो है नोटबुक्स को देखना है आपकी, यानी कि उनके नोट्स को देखना है, या फिर उनकी कॉपीज़ हम कहें तो उनकी कॉपीज़ को देखना है कि उन्होंने किस तरह के पैटर्न को उठाया है, किस तरह के डाटास को कलेक्ट करके उन्होंने लिखा है, या हम कह सकते हैं कि उनके आंसर राइटिंग का फॉर्मेटिंग क्या है, ठीक है। उनके आंसर राइटिंग का फॉर्मेटिंग क्या है, तो 2-3 चीज़ों को समझना है, क्योंकि समाज में हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, यानी कि हम उनको जानते तो हैं, पर अब उसे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हम लिखें कैसे, तो हमें यहाँ पर सिर्फ वही समझना है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए मेरे लेक्चर्स के साथ साथ, ताकि आप बेहतर आंसर राइटिंग जो है कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर समझ लिया हमने, ठीक है, और टॉपर्स की कॉपी वॉपी को आप देखेंगे, उनके नोट्स को समझेंगे, तो उनको समझेंगे। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ समझते हैं, जैसे जो बच्चे नए हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं या अभी नए तरीके से जुड़े हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा अब तक जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे या पढ़ाए गए हैं, वो सारे PDF आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मिल जाएंगी। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ जिस चैनल पे यानी कि यूट्यूब चैनल पे जो आप वीडियो ये देख रहे हैं, वहाँ पर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपके जो क्वेरीज़ हैं क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादातर कोशिश करिए इन 2 जगह पे मुझे संपर्क करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। हमने सोर्सेज समझ लिया, सारी चीज़ें समझ लिया, जीएस पेपर 1, 2 के इत्यादि चीज़ों के डिफरेंस को समझा। अब यूपीएससी का जीएस पेपर जो 1 क्या कहता है उसको हमें समझना है। यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ क्या है। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ आपको क्या लगती है? देखिए, पहली बात, भारतीय समाज में आपको वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण, जाति, धर्म, ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर व्याप्त हैं। इसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। किस तरह से इसने हमारे समाज में चीज़ों को जकड़ा हुआ है, या कैसे इसमें पदोन्नति होती है, कैसे कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो जन्म के आधार पर हैं, कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो कर्म के आधार पर हैं। तो उन सब चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। तो जाति, वर्ण, धर्म, ये सारी विशेषताएं हमारे समाज में व्याप्त हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो है परिवार के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको नीचे जूम इन कर लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से यहाँ समझ सकें, ठीक है। फिर हम यहाँ पर समझेंगे कि परिवार की बात करेंगे। अब भाई यहाँ पर समझिए, जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम ये परिवार इत्यादि को थोड़ी ना पीछे छोड़ सकते हैं। भारतीय समाज में भाई परिवार समाज कैसे बना? व्यक्तियों से परिवार, छोटे छोटे देखेंगे अलग अलग व्यक्तियों से एक परिवार बना, परिवार से एक समाज बना। तो परिवार में भी अब आप देखेंगे कि एकल परिवार का एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इन दोनों के होने के लाभ क्या हैं, अब इनके समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो हम उस बात को भी यहाँ पर समझेंगे। अब लाभ भी हैं, चुनौतियाँ भी। लाभ ये है कि भाई कैसे कि औद्योगिकरण, शहरीकरण, भूमंडलीकरण ने कैसे नए व्यवसाय दिए, महिलाओं को एक स्वतंत्रता दी। अगर हम बात करें कैसे वर्ण, जाति, व्यवस्था और धर्म के आधार पर बंटवारे ना करके बल्कि उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको समाप्त करने की कोशिश की। कैसे समाज में शहरीकरण की ओर एक जो पलायन हुआ है उससे समाज में एक क्रांति ला दी, एक पॉजिटिव क्रांति जो लेकर आया है। उसमें जो है स्वतंत्र होने की जो एक अवधारणा है वो पूरी तरह से कैसे दिखाई देती है। वहीं देखेंगे कि कैसे एकल परिवार होने के कारण जो हमारे पीछे जो वृद्ध जन रह जाते हैं परिवार में, उनकी क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। इसके बाद परिवार में जब हम आते हैं तो विवाह जो है हमारे भारतीय समाज का एक सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। तो विवाह के बारे में हम यहाँ
पर पढ़ेंगे कि कैसे एक परिवार को संपन्न बनाने के लिए विवाह कितना अत्यंत आवश्यक माना जाता है हमारे समाज में। फिर विवाह की जब हम बात करते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे डिवोर्स को हम समझेंगे, ठीक है, क्या कारण है उसके पीछे के, विवाह के अंतर्गत हम उन चीज़ों को समझेंगे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, परिवार पढ़ा, विवाह पढ़ा, डिवोर्स के बारे में समझा, एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपका, नया एज इन कि अपनी सोसाइटी में जो है ना लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इसके क्या जो है गवर्नमेंट के, या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या प्रयास रहे हैं इसके संदर्भ में, इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। अच्छा समझिए, ये सारे टॉपिक जब आप समझेंगे ना तो इन सब में आपको एक चीज़ समझनी है कि हमें प्रभाव को ज़रूर लिखना है हर विषय पर, ठीक है। अब मैंने हर विषय बोला, अब यहाँ देखिए क्या समझना है। जैसे कि हम परिवार की बात करें तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, मंडलीकरण की बात करेंगे तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो लॉजिकली समझ आ रहा है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आपसे बात करूँ, जैसे मैं मैरिटल रेप की बात करूँ, ठीक है, मैरिटल रेप की बात करूँ, या फिर मैं दहेज की बात करूँ, तो क्या आप इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखेंगे? बताइए ज़रा, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखे जाने चाहिए? बट ऑब्वियसली नहीं लिखे जाने चाहिए। दहेज के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? तो ऐसा डिज़ास्टर करने से बिल्कुल बचना है, कतई नहीं करना है ये काम आपको, ठीक है। तो सोचना है, समझना है, चीज़ों को जानना है, एनालाइज करना है कि किसके पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखने हैं और किसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लिखने हैं। तो इन छोटी सी चीज़ों को समझना है आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, अदरवाइज सब डिज़ास्टर हो जाएगा। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट है वो तो पीछे छूट जाना है, यहाँ डिज़ास्टर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, हमें अपनी सही समझ का इस्तेमाल करना, और सही समझ के लिए सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। पीछे आने वाली नॉइज़ को हमें थोड़ा इग्नोर करना है। कोशिश करूँगी कल से थोड़ा टाइमली वीडियो शूट करूँ ताकि पीछे के जो नॉइज़ है वो आपको कम से कम सुनाई दे। अभी चीज़ें शुरुआत है तो मैं भी सीख ही रही हूँ आपकी तरह, तो उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। चलिए बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर हमने लिव इन रिलेशनशिप की जैसे बात की थी, अब एग्जाम्पल समझिए बच्चों। लिव इन रिलेशनशिप में आपने एक एग्जाम्पल, हज़ारों एग्जाम्पल हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, एक कपल थे, शायद दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली, वॉटएवर, वो शिफ्ट हुए थे। उस केस में क्या हुआ, लड़के लड़की साथ रहे थे, जिद करके लड़की अपने घर से बाहर आई और उसने अपने पार्टनर के साथ रहना शुरू किया, प्रेम कहानी चली एंड ऑल। तो बाद में क्या हुआ, जैसे कि छोड़ने की बात आई या जो भी चीज़ें हैं, उसमें लड़के ने उस लड़की को मारा और लगातार 4, 5 या 6 महीने तक उसकी बॉडी को काट कर अपने फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर दिया। सोच के ही कितना भयानक, भयावह लगता है ये। और उसने धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स को फेंकना शुरू कर दिया और उसके परिवार को पता ही नहीं है, लड़की के परिवार को। तो ये चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक प्रश्न चिन्ह पैदा कर रही हैं कि भाई आपने अपनी मर्जी से रहे, ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं भी रहना चाह रहे हैं। तो इस तरह की विवश जो हत्याएं हैं, इस तरह की जो विवश जो घिनौने काम है, वो क्यों है, क्यों हमारे समाज में व्याप्त हैं? इसके लिए क्या कानून लाए गए हैं, क्या कानून लाए जाने चाहिए? ऐसे कोई कानून क्या हमारे समाज में व्याप्त है? उन चीज़ों को हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। इसको समझा हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर, अब ये सारी चीज़ें हमने लिव इन रिलेशनशिप की बात की। जब हम परिवार की बात करें, समाज की बात कर रहे हैं, तो हम वृद्धजनों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धजनों में जैसे एकल और संयुक्त परिवार का जब ये सेपरेशन होता है, ये डिवीजन होता है, तो उसमें वृद्धों की क्या स्थिति होती है, या वृद्ध या बच्चों की इसके दौरान क्या स्थिति होती है, इन दोनों के लिए हम एक केयर इकोनॉमी के टर्म को समझेंगे, ठीक है। बड़ा खूबसूरत टर्म है ये केयर इकोनॉमी, इसको हम समझेंगे। तो कोई भी विषय जब आप पढ़ रहे हैं, बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो कैसे सभी एंगल से, पॉलिटिकल देखेंगे, इकोनॉमिकल, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक रूप से, और हम इन चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी आंसर राइटिंग में जब आप कोई इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कैसे उस फॉर्मूले के थ्रू एक परफेक्ट आंसर राइटिंग आप लिख सकते हैं, उसको हम समझेंगे, ठीक है। वृद्धजनों की बात करेंगे, बच्चों की समस्याएं जो हैं उनके बारे में हम विषय में जानेंगे। इसके साथ साथ हम जब परिवार की बात कर ली, इन सब की बात कर ली है अपने इंडियन सोसाइटी में, तो हम ग्रामीण संरचना को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ग्रामीण संरचना को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2/3 जनसंख्या जो हमारे देश की है वो गाँव में बसती है, और गाँव की क्या समस्याएँ हैं, कैसे उसमें परिवर्तन आ रहा है, कैसे आधुनिकीकरण ने एक समाज में एक क्रांति ला दी है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, या परिवार पर ग्रामीण संरचना के अंतर्गत, या खेती पर कह सकते हैं, या कैसे जॉब के कॉन्सेप्ट ने उस पर जो है कृषि पर एक क्या प्रभाव पड़ाया है, डाला है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे।
करेंगे, एजुकेशन सेक्टर की हम बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है हम विशेषताओं के अंतर्गत, ठीक है, विशेषताओं के अंतर्गत जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम कई सारे, जैसे कि मैंने आपको अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम कुछ फार्मूलाज जानेंगे, ठीक है। फार्मूलाज हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हम फार्मूलाज जानेंगे, कुछ हम ना ट्रिक्स समझेंगे कि क्वेश्चन में जब हम इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप एक फार्मूला देखेंगे, पेस्टल करके है, PESTEL करके है। अब ये क्या है, जब आपसे किसी विषय में, ठीक है, आप इसको समझिएगा, जब आपसे किसी विषय में अगर कारण पूछे जाते हैं, किसी प्रश्न में पूछा जाता है कि जैसे दहेज प्रथा की या महिलाओं के संदर्भ समाज में जो चीज़ें अपराध हो रही है उसके क्या कारण हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें आप कैसे इस तरह की या हम देखते हैं कि महिलाओं का जो है मेन इकोनॉमी में जो है एक इक्वल जो है पेमेंट नहीं है, जो असमानता की बात करते हैं इत्यादि, एक उदाहरण के तौर पर समझिए, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह के विषय जब होंगे तो उसमें जब आपसे कारण पूछे जाएंगे तो उस कारण में एक डायमेंशन आप यूज़ कर सकते हैं, पेस्टल। इसको वहाँ लिखना नहीं है, इसको समझिए। जैसे पी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल समस्याएँ क्या है उस विषय के संदर्भ में। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल समस्याएं क्या हैं उस टॉपिक के संदर्भ में। यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल समस्याएं क्या हैं उस विषय के संदर्भ में। इसके बाद टी से क्या है, टेक्निकल समस्याएं क्या हैं उस विषय के संदर्भ में, ठीक है। ई से हम यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंटल समस्याएं क्या हैं उस विषय के संदर्भ में, या फिर एजुकेशनल क्या क्या समस्याएँ हैं, ठीक है। फिर एल से उसके लिए लीगल चीज़ें क्या क्या की गई हैं। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल कि महिलाओं में को जो है मेन इकोनॉमी में जो मेन इकोनॉमी जो हमारी है उसमें इक्वल पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो उसके संदर्भ में अगर हमें कारण लिखने हो तो हम कैसे हर डायमेंशन पर जो है लिख सकते हैं कि क्या, जैसे उसके पॉलिटिकल कारण क्या हो सकते हैं, उसके इकोनॉमिकल कारण क्या हो सकते हैं, उसके एजुकेशनल कारण क्या हो सकते हैं, उसके सोशल कारण समस्याएँ क्या हो सकती हैं, या उसके जो है टेक्निकल समस्याएँ क्या हो सकती हैं, या उसके लीगल समस्याएँ जो है वो क्या है, लीगल समाधान क्या हो सकते हैं। इस तरह के जो फॉर्मूलाज हैं तो उनको आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पेस्टल के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये पेस्टल क्या है, इसको लिखना नहीं है कि PESTEL है और हम इस पे लिख रहे हैं, नहीं, ये एक विषय है, इसमें अलग अलग डायमेंशंस हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो आपको पता रहेगा कि जब कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह के फॉर्मेशन का फॉर्मूला का यूज़ करके एक अच्छी आंसर राइटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका होगा रिग का। अब ये RIG रिग क्या है, तो यहाँ पर क्या है, जो रिपीटेशन है, किसी भी चीज़ में प्रश्न में रिपीटेशन से बचना है, ठीक है, इर्रिलेवेंट चीज़ों से बचना है और जर्नलाइज चीज़ों से बचना है। अब इसका कहने का संदर्भ का मतलब, इस बात का क्या संदर्भ है, जैसे आप कोई विषय दिया गया है, जैसे हम महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं का जो है समाज में जो समस्याएं, महिलाओं से संबंधित समस्याएं व्याप्त हैं, उसके बारे में अगर हमें लिखना है तो कैसे हमें चीज़ों को रिपीट नहीं करना है कि पहले हमने एक आंकड़ा दे दिया, फिर दूसरी लाइन तीसरी लाइन में भी हमने वही आंकड़ा दे दिया, या डेफिनेशन ऊपर हमने लिखी वो भी हमने नीचे लिख दी, सेम रिपीटेशन कर दिया। तो रिपीटेशन जो है हमें दोहराव से बचना है, ठीक है। अब इर्रिलेवेंट चीज़ें मतलब यहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 2,35,000 3 लाख, इतना बड़ा डाटा करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आपका ये टॉपिक GS पेपर में डाला गया है। जितना डाटा आता है उतना लिखिए, और डाटा का मतलब यहाँ पर आंकड़े लिखने से बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपको पता है कि भाई क्राइम की जो रिपोर्ट है, जो NCRB है जो वो निकालती है फॉर एग्जांपल, या फिर हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ गरीबी या फिर भुखमरी को लेकर अगर कुछ चीज़ें रिपोर्ट निकाली जा रही है, तो डाटा एग्जैक्टली नहीं पता तो आप लिख दीजिए कि इसके द्वारा इस तरह के डाटा जो है दिए जाते हैं, उस पर ध्यान देना है। जर्नलाइज से कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए महिलाओं के विषय में कोई बात आती है, प्रश्न आता है, तो अब महिलाओं के विषय में जब बात आती है तो पितृसत्तात्मक का जो कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो इकोनॉमिकली महिलाओं के संदर्भ में हो, राजनीति के संदर्भ में हो, समाज के संदर्भ में हो, या एजुकेशन के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में हो, फॉर एग्जांपल महिलाओं को लेकर पितृसत्तात्मक की बात वहाँ पर होगी ही होगी। लेकिन जब हम प्रश्न लिख रहे होंगे, उत्तर लिख रहे होंगे, तो पितृसत्तात्मक का जो पॉइंट है ना बहुत ऊपर नहीं लिखना। सेम प्रश्न आया और उसमें समस्याओं में भाई पितृसत्तात्मक सत्ता व्याप्त है और ऐसा होता है, फला होता है, ऐसा नहीं करना है, उसको हमें सबसे नीचे लिखना है, क्योंकि बहुत जर्नलाइज चीज़ है, वो लिखना है
पर जर्नल चीज़ को थोड़ा सा नीचे लिखिए, कुछ बेहतर इम्पैक्ट डालिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो ऐसी चीज़ डालिए जो बाकियों से भिन्न हो या कुछ हो, आपकी बात में वजन हो। पितृसत्तात्मक जैसी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा नीचे लिखिए, यानी कि जनरलाइज चीज़ें हैं तो उन सबको थोड़ा सा नीचे लिखने का प्रयास करिए। यहाँ पर एक टॉपिक के संदर्भ में बात की, जो कि होलिस्टिक संदर्भ में बात की जा रही है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय समाज की हमने विशेषताओं को यहाँ पर समझ लिया। अब हम कह रहे हैं कि भारतीय समाज में जो विविधता, यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड इसकी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी को हम यहाँ पर समझते हैं। तो डाइवर्सिटी से आपको क्या समझ आता है, जैसे एक कुछ लाइनें हैं, जैसे कोस कोस पर जो है वाणी बदले, चार कोस पर पानी। अब इसी संदर्भ में भारतीय समाज के संदर्भ में आप समझेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। फिर आप देखेंगे जो है स्वाद भी बदलता है कोस कोस पर, और चार कोस पर समस्याएं बदल जाती हैं भारतीय समाज में। तो कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर समझना है। डाइवर्सिटी की बात होती है तो यहाँ पर कैसे भारत के संदर्भ में जो डाइवर्सिटी में जब हम देखेंगे कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद भारत जानो कार्यक्रम है, तो ये भारत की विविधताओं के संदर्भ में हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को वहाँ पर लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की क्या चीज़ें इनिशिएट इसके संदर्भ में लाए गए हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, चाहे वो जाति व्यवस्था को लेकर हो, नस्ल को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो। इन सारी चीज़ों को होलिस्टिक पढ़ेंगे। इनके समक्ष भारतीय समाज में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उनके समाधान क्या हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट इनिशिएट किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या चीज़ें कही गई हैं, समानता की क्या बात की जाती है, किन चीज़ों पर प्रहार किया जाता है, इत्यादि चीज़ों को हम यहाँ पर भारतीय विशेषताओं में जो है विविधताओं में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब यहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रोल ऑफ वुमेन। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं इसको रफ कर दूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ताकि आपको जो है बाद में मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी अपने PDF के साथ में, ताकि आपको समस्या ना हो समझने में, क्योंकि ये चीज़ें आपको वहाँ पर जो है मिल जाएंगी इजीली, ठीक है। तो इसको समझिए। यहाँ पर अब मैं इसको रफ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि दूसरे टॉपिक पर हम, यानी कि दूसरी लाइन पर अब हम इसको समझ सकें। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? कोई चीज़ ना समझ आए बेझिझक पूछेगा, उसको दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम भारत में महिलाओं के संदर्भ में जो बात की जा रही है, भारतीय समाज में महिलाओं की जो है भूमिका। अब भूमिका की क्या बात है, मतलब रोल, महिलाओं के रोल क्या है, आप बताइए महिलाओं के क्या रोल है। अपने घर से शुरू करिए, परिवार में महिलाओं के क्या रोल है, पहली चीज़, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं राजनीति में, ठीक है, परिवार में एक माँ का रोल, एक पत्नी का रोल, एक जो है बहन का रोल, इन सब के रोल की एक हम बात करें तो वो एक कंपलसरी सा जो एक एस्पेक्ट दिखता है। उसके साथ साथ राजनीति में महिलाओं का क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का क्या रोल है, ठीक है। राजनीति में महिलाओं का क्या रोल है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का क्या रोल है। हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं का क्या रोल है। इसी के साथ साथ देखते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में महिलाओं का क्या रोल है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं का क्या रोल है, ठीक है। सेना में हम देखते हैं, सेना बल में देखते हैं कि महिलाओं का क्या रोल है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिक्षा में, हमने देखा शिक्षा में महिलाओं का रोल देखा, हमने देखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं का क्या रोल है, सेना के क्षेत्र में हमने देखा महिलाओं का क्या रोल है। वहीं हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर में महिलाओं का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि कृषि के संदर्भ में महिलाओं का क्या रोल हो जाता है। पुलिस फोर्स में हम देखेंगे कि महिलाओं का अपना क्या रोल है, ठीक है, पुलिस फोर्स के अंतर्गत महिलाओं का क्या रोल है। वहीं हम देखते हैं कि समाज देखा, परिवार देखा, एग्रीकल्चर देखा, इकोनॉमी देखा, एजुकेशन देखा। तो यही सारी चीज़ें क्या है, इन सब के संदर्भ में महिला की क्या भूमिका है, ठीक है। राजनीति में जैसे हम बात करते हैं तो राजनीति का अगर हम पहला संदर्भ एक एग्जाम्पल लें तो आपको ध्यान होगा, सबने पंचायत सीरीज़ तो देखो भाई देखी होगी, जरा जल्दी से कमेंट में बताइए पंचायत सीरीज़ किसने किसने दोनों पार्ट देखे हैं, पहले और दूसरा पार्ट, 2 पार्ट आए हैं, नहीं देखे तो देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है समाज का दर्पण है। आपका साहित्य, आपका ये सिनेमा समाज का दर्पण है आपका, ठीक है।
तो पंचायत में आपने, मैं क्यों बता रही हूँ पंचायत, देखिए इस तरह के एग्जाम्पल आपको डालने होंगे, समझ गए ना। तो राजनीति में जैसे आप देखेंगे महिलाओं की भूमिका, अगर हम देखें जैसे अभी जो एक विधेयक पास किया गया है उसको हम जब देखेंगे, नारी वंदन जो शक्ति विधेयक की बात करेंगे उसको हम महिलाओं के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे ही। फिलहाल राजनीति में जैसे पंचायत सीरीज में पहले पार्ट में दिखाया गया कि कैसे सरपंच पति होते हैं, यानी कि जो मुखौटा पति है या सरपंच मुखौटा पति है, यानी कि उनकी पत्नी सरपंच हैं लेकिन उनके नाम पर जो पूरा वोट है वो वोट सारा उनको मिलता है, उनकी पत्नी को, लेकिन सारा काम रूल रेगुलेशन सारे उनके पति संभालते हैं। तो पंचायत सीरीज पहले में आप देखेंगे कैसे उन्होंने इलेक्शंस तो जीत लिए उनकी पत्नी ने एज अ सरपंच, लेकिन सारा कार्यभार उनके पति ने संभाला है। तो मुखौटा सरपंच का जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर देखेंगे कि कैसे सारे कामकाज जो है पंचायत के अंतर्गत सरपंच का जो रोल है उनके पति निभाते हैं। इसी तरह से हमारे समाज में उनके पति निभाते हैं, उनके भाई निभाते हैं, यानी कि मेल डोमिनेंट जो है वो वहाँ पर निभाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 2 जब आता है तो कैसे उसमें चेंजेस होते हैं, कैसे मॉडर्न समय के साथ साथ उसमें चेंजेस क्या होते हैं। जो वहाँ के सचिव होते हैं वो उनको कहते हैं अरे सरपंच जी ये तो उनका काम है, जो मेन सरपंच है तो उनको करने दीजिए। जैसे कहीं पर किसी से बातचीत करनी है तो उस विषय में उनको आगे आने दीजिए, झंडा फहराना है तो उनको आगे आने दीजिए। तो ये मुखौटा पति का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, कहाँ से आया, उसके बारे में क्या चीज़ें हैं, या इत्यादि चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर, उसको हम वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम समझेंगे पंचायत सीरीज़ के जब हम बात करें। तो अब इसके बाद महिला संगठन, तो कैसे जो वुमेन जो सहकारिता यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उन्होंने महिलाओं को कैसे मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया गया है, ठीक है। कैसे इन्होंने जो है महिलाओं की जो अर्थव्यवस्था में एक भूमिका है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप एक सेवा नाम से एक पढ़ेंगे, एक एसोसिएशन है सेवा अहमदाबाद का है, इसका फुल फॉर्म आपका रहेगा यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। ये अहमदाबाद का आपका है, अहमदाबाद का आपका है ये एसोसिएशन। तो इसमें कैसे महिलाओं के सेल्फ एम्प्लॉय होने की यहाँ पर बात की गई, इसको हम डिटेल में तब समझेंगे। इसके बाद आप देखते हैं महिलाओं को कैसे इसने जो है मेन रोज़गार के अंतर्गत जो है उसको शामिल करने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ आप एक एग्जाम्पल, और एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे लिज्जत पापड़, सबने खाया ही होगा। लिज्जत पापड़ कैसे महिलाओं के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक शुरू किया, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो रोज़गार दे रहा है महिलाओं को। वहीं ना केवल ये, जैसे और भी आपने जैसे एक झाजी करके, मेरे ख्याल से अगर आपने वो झाजी करके अचार का एक बड़ा बिज़नेस है, वुमेंस बिज़नेस है ये, तो 2 औरतों ने यहाँ पर बिहार के हैं, इन्होंने शुरू किया था। तो ये देखिए ऐसे एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ ना, ये पता है तभी तो बता पा रही हूँ ना, तो इसके लिए आपको करंट से थोड़ा सा कनेक्टेड होना होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स जब आप लिखेंगे तो बेहतर आंसर राइटिंग निकल के आएगी। तो ये सब केस स्टडीज़ और इस तरह की चीज़ों को लिखेंगे। तो इन्होंने एक अचार का जो पिकल का एक बड़ा जो है बिज़नेस शुरू किया, छोटे लेवल से शुरू किया, कैसे वो बड़ा और आज इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें फैली हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम करते, इकोनॉमी में इनका एक जो है योगदान देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो घर पे महिलाएं काम करती हैं, जो दी हाउस वाइफ हैं हमारे घरों में, उनका तो कोई काम जोड़ा ही नहीं जाता। आप देखेंगे कि कितनी महिलाएं जो हैं पूरे दिन में 12 से 14 घंटे काम करती हैं, वहीं पुरुष मात्र दिन में घर का काम 2 से 3 घंटे मात्र करते हैं। उसमें से 12-13 घंटे जो वुमेन घर का काम कर रही हैं वो बाहर भी काम कर रही हैं जाके। तो कहा जाता है ना कि महिलाएं जो है काम से काम पर वापस आती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग में इस तरह के टर्म्स, इस तरह के कोटेशंस को नोट करते हुए, डाटा को बताते हुए चीज़ों को बेहतर लिख सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या, उनसे संबंधित मुद्दे, जब आप ये ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते होंगे ज्योग्राफी के दौरान, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आएगा। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। गरीबी और विकासात्मक विषय जो हैं उनके विषय में पढ़ेंगे कि गरीबी जो पॉवर्टी है ना, और जो उससे संबंधित जो विषय हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या क्या रिपोर्ट जारी की जाती हैं, या फिर जैसे वर्ल्ड बैंक इत्यादि है उन्होंने क्या इसके विषय में कहा गया है, नीति आयोग के क्या आंकड़े हैं, या इसके बाद देखें NSO के क्या आंकड़े हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें कि कैसे PM जो एक जो विश्वकर्मा करके एक जो स्कीम आई है, कैसे श्रम जो है सम्मान योजना
योजना की जहाँ पर बात की गई, उस तरह की चीज़ों को वहाँ पर हम डालेंगे। उसमें कैसे उनके लिए मददगार साबित होगा, कैसे जो गरीबी है वो शिक्षा का उस पर क्या एक प्रभाव है, कैसे वो बाकी चीज़ों से कनेक्टेड है, उसको हम समझेंगे। शहरीकरण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो परिवार के संदर्भ में हो, विवाह के संदर्भ में हो, या फिर निजी जीवन के संदर्भ में, या फिर लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में हो। ये शहरीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, उनकी समस्याएं क्या है, उसके समाधान क्या है, इसको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी रेमेडीज़ क्या हो सकती है, रक्षा के लिए उनके उपाय क्या हो सकते हैं, उनको यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को हर एक लाइन में एक सोच समझ कर यहाँ पर चीज़ों को लिखा गया है ताकि आप बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ सकें। ठीक है, अब यहाँ पर क्राइम इत्यादि के संदर्भ में, अब गरीबी है, भुखमरी है, इनसे क्राइम भी पैदा हो रहे हैं, तो क्राइम के संदर्भ में कौन क्या रिपोर्ट निकालता है उसको समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर गरीबी के संदर्भ में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, उनके डायमेंशन को समझेंगे, उसके क्या समस्याएँ हैं, क्या समाधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कहा गया है, उसके लिए कोई लीगल एस्पेक्ट है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर कहते हैं भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव की बात करते हैं, यानी कि जो आपका एलपीजी जैसे हमने देखा ना, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं कि एलपीजी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कैसे, जैसे हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में ना तो हम समाजवादी हैं ना हम पूंजीवादी हैं, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कैसे आप देखेंगे कि वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी का वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया, और 1990 में जो आपका भुगतान संतुलन की जो एक व्यापक समस्या वहाँ पर व्याप्त थी, क्राइसिस था, उस दौरान यहाँ पर कैसे एक भूमंडलीकरण का कॉन्सेप्ट आया। और 1991 में मनमोहन सिंह ने एलपीजी आप देखेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म की यहाँ पर बात की थी, और इतना बड़ा एक जो रिफॉर्म आया था वो कैसे उसने क्रांति पैदा की थी हमारे समाज में। तो भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन कैसे कनेक्टेड है, कैसे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे G20 का भी जो सम्मेलन हुआ था, इसमें देखा था कि कैसे विदेशों से जो मेहमान आए थे उन्होंने कैसे हमारे समाज में आकर, हमारे देश में आकर हमारी ही कल्चर में अडॉप्ट होकर यहाँ के वस्त्रों को धारण किया, यहाँ के कल्चर को समझा, यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा दिया, यहाँ की चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की, चाहे वो फूड के थ्रू हो, चाहे वो आप देखेंगे संस्कृति के थ्रू हो, नृत्य के थ्रू हो, संगीत के थ्रू हो, वस्त्रों के थ्रू हो, उन सब चीज़ों को डिस्प्ले करने की कोशिश की है एक वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर भूमंडलीकरण का हमारी शिक्षा पर, हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे खान पान पर, हमारे रहन सहन पर, हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या कारण है, कैसी समस्याएं व्याप्त हैं, उनके समाधान क्या हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। अब इसके बाद जैसे कि अब एक भूमंडलीकरण का जैसे हमने कहा खाने पे हमारे यहाँ पर क्या क्या जो है एक कॉन्सेप्ट आता है, तो जैसे हम देखते हैं कि मैकडोनल्ड जैसे चीज़ें हैं या डोमिनोज जैसी चीज़ें जो इन पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करती हैं। वहीं हमने देखेंगे G20 के दौरान कैसे मोटे अनाज को हमारे यहाँ प्रेफरेंस दिया गया, पूरा जो मेन्यू था उसी पे बेस्ड कहीं ना कहीं रहा है। तो कैसे हमने अपनी बाहरी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने, भूमंडलीकरण ने हमारे जो त्यौहार हैं वो विदेशों में भी मनाए जाते हैं। अगर हम एक और इसके अलावा एक उदाहरण लें, जैसे ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि जी जो हैं, कैसे उन्होंने इंडियन कल्चर को, भारतीय समाज का जो एक कल्चर है उसको धारण किया, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उनके क्रियाकलापों में जो है देखने को मिलता है, उसका इम्पोर्टेंस को समझते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं। तो ये कई सारे बहुत जो है उदाहरण हैं जिसे हम आंसर राइटिंग में अपने लिख सकते हैं। तो इन सब के लिए हमें करंट से बहुत अपडेटेड रहना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को वहाँ पर लिखने में जो है सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, अब प्रभाव कह रहे हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हम इसमें डाल सकते हैं। अब दहेज प्रथा वाले वैसे में मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ ही हो जाना है बिल्कुल। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह पर कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए, ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक और आपका जो है कह सकते हैं फॉर्मूला, ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट समझिए। सोशल में जब हम पढ़ते हैं, यानी कि जो सोसाइटी की समस्याएँ हमारे समाज में जो व्याप्त हैं, किसकी, सोसाइटी की जो समस्याएं हैं, जब हम किसी प्रश्न में समस्याएं लिखेंगे ना, तो उसमें किन किन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा वो हम यहाँ समझते हैं। कि सबसे पहले जानेंगे कि समस्या क्या है। ठीक है, पहला चीज़ समस्या क्या है। दूसरा चीज़ समस्या मतलब क्यों है, यानी कि कारण लिखेंगे। समस्या क्यों है यानी कि कारण इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समस्या कारण क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम समझेंगे उस प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे उसके समाधान क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि गवर्नमेंट के इसके संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए गए हैं।
ठीक है, सरकार के जो है प्रयास क्या क्या किए गए हैं उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जब आंसर फॉर्मेटिंग आपका होगा, जहाँ पर आपसे समस्याएं पूछी जाएं किसी भी विषय पर, तो 4-5 समस्या, जैसे महिलाओं के संदर्भ में अगर हम समस्या कहें, ये महिलाओं के संदर्भ बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि समझना आपके लिए आसान होगा अभी चीज़ों को कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर अगर हम महिलाओं का यानी कि महिलाओं का संदर्भ अगर हम लेते हैं, तो यानी कि महिलाओं के समक्ष जो है समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के कारण क्या हैं, वो क्यों हैं, उसके समाधान क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं, या सरकार ने कोई प्रयास उसके संदर्भ में किए हैं, उन सब चीज़ों के डायमेंशंस को यहाँ पर लिखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न जब सोसाइटी की समस्या की बात होगी तो इन सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें एक साथ बताने का संदर्भ बस इतना है, क्योंकि आज हम यहाँ पर इंडेक्स को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इंडेक्स को किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, डेप्थ में जानने से पहले उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता हो। किसी भी किताब को जब आप पढ़ते हैं तो पहले पन्ने पे इंडेक्स आता है ना, उसको समझते हैं। तो यूपीएससी में आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना है, जानना है, उसको कंठस्थ करना है, ताकि जब भी कभी आप न्यूज़पेपर पढ़े या कहीं पर भी खड़े हो, कोई ऐसे स्लोगन दिखे, कोई लाइन दिखे, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि अच्छा मेरे सिलेबस का इस पॉइंट से इसका संदर्भ तो है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे अगर आप सिलेबस से रूबरू होंगे। तो यहाँ पर आज आप सिलेबस से रूबरू हो रहे हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर हमने भूमंडलीकरण का प्रभाव पढ़ा, फिर हमारा आता है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें हम अलग अलग जो है लोगों के बारे में यहाँ पर जो है बात करेंगे, यहाँ पर अलग अलग जो है वर्ग की भी बात करेंगे, सुभेद जो वर्ग है उनके बारे में भी हम उनके एम्पावरमेंट की बात करेंगे, संप्रदायवाद देखेंगे, क्षेत्रवाद देखेंगे कि किसी भी जो है व्यक्ति से ऊपर जो है क्षेत्र की बात करें, कैसे भाषा, धर्म और इसके आधार पर अलग अलग जो है डिवीज़न की बात करें। अगर हाल फिलहाल का उदाहरण लें तो यूपी में भी एक जो है चीज़ें चल रही हैं, आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़ पर, उस पर हम बाद में आएंगे। जब हम इस तरह के टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों को उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सेकुलरिज्म जो है कैसे हमारे समाज में व्याप्त है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान हैं, इत्यादि चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जब इन चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, एक और फॉर्मूला आता है, जैसे हमने पेस्टल फार्मूला समझा। ठीक है, पेस्टल फार्मूला समझा, पेस्टल फार्मूला हमने समझा रिग फार्मूला क्या होता है। ठीक है, हमने समझा कि कैसे हम केस स्टडीज़ को अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का डाटा या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स को हम अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। इन चीज़ों को समझ रहे हैं आप। इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक निष्कर्ष बनाएंगे। देखिए कि हर टॉपिक का एक आपको निष्कर्ष बनाना होगा। ठीक है, हर टॉपिक का क्या करना होगा, कंक्लूजन लिख के रखना होगा। प्री प्लानिंग, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, तो पहले से निष्कर्ष लिखना होगा। तो इस निष्कर्ष में आप एसडीजी का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं सोसाइटी के अंतर्गत। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के जो गोल हैं उनको, वो 17 गोल हैं, उन 17 गोल के बारे में आपको जानना होगा। आप बताइएगा कमेंट करके कि एसडीजी के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो छोटा सा एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी कि कैसे इसका आंसर राइटिंग के अंतर्गत अपने निष्कर्ष का एक बना के, प्री निष्कर्ष बना के रखिएगा पहले से। और कोई भी उस तरह का, जैसे मान लीजिए गरीबी के बारे में, भुखमरी के बारे में, शिक्षा के बारे में, ठीक है, महिलाओं में असमानता के बारे में अगर बात की जा रही, तो क्या एसडीजी के बारे में, एसडीजी का कौन सा गोल किसके बारे में क्या कहता है, उसको अपने आंसर राइटिंग के अंतर्गत लिख देंगे, बेहतरीन आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ा देंगे। अगर नहीं आपने एसडीजीज पढ़े हैं तो उसको मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एसडीजी का वीडियो चाहिए है क्या आपको, या आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, समझ रखा है, ताकि सोसाइटी में इसका एक अपना क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले हो सकता है, शानदार, वो हम आपको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एसडीजी आपको पढ़ना है, सस्टेनेबल गोल 17 जो है उसको समझना है, या आपको पता है ऑलरेडी। अब इसका थोड़ा सा विषय आप देखेंगे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जीएस पेपर 2 में जैसे हमने कहा था सोशल जस्टिस की बात की थी, तो कैसे यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से, यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट से संबंधित विषय यहाँ पर हम देखेंगे
कि शिक्षा के संदर्भ में क्या डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, क्या अलग अलग सोशल सेक्टर्स में क्या सर्विसेज हैं इत्यादि चीज़ों को, वहाँ पर मैनेजमेंट को, ह्यूमन रिसोर्सेज इत्यादि चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का जो है प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम और भी चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे पेपर 2 में हम यहाँ पर समझेंगे इसको। इसके बाद हम यहाँ पर गरीबी और भूख से संबंधित जो विषय हैं उसको यहाँ पर हम इश्यूज़ रिलेटिंग, जैसे हमने इसका ऊपर हिस्सा देखा था GS पेपर 1 में, ठीक है। गरीबी और जो है जनसंख्या से संबंधित मुद्दे की बात की थी, शहरीकरण से, इसको हम डिटेल में और समझेंगे। यहाँ पर क्या समाधान है, समस्याएं समझेंगे, ऊपर समाधान क्या है इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, क्या लीगल एस्पेक्ट है, उसकी समस्याएं क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, या समाज में कैसे उसका जो है उस समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, आधुनिकीकरण पे कैसे इसका एक नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम समझेंगे। इसी के साथ साथ एक और फार्मूला यहाँ पर आप मुझे याद आता है 4A का फार्मूला। अब ये कहेंगे कि मैम धीरे धीरे करके बता रही हैं, बिल्कुल जैसे जैसे याद आता जा रहा है आपको बताती जा रही हूँ ताकि एक साथ डाइजेस्ट करने में मुश्किल ना हो। 4A फार्मूला जो है वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या, A का यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी की बात करता है। एक ए आपका यहाँ पर बात करता है एक्सेप्टेबिलिटी की बात करता है। एक ए आपकी बात करता है अवेयरनेस की, ठीक है, अवेयरनेस की बात करता है। जैसे उदाहरण के लिए अब हम कहेंगे कि गरीबी क्यों है, ठीक है, भुखमरी क्यों है, तो उसके बारे में जैसे कि उसकी अब भुखमरी क्यों है, तो भोजन कितना अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी, क्या हर व्यक्ति भोजन अफोर्ड कर पा रहा है, एक सही एक जो है पोषण रहित, जो पोषण के साथ जो एक अच्छा भोजन है, क्या हर व्यक्ति अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसके बारे में क्या जागरूकता कितनी है, एक व्यक्ति को गरीबी के बारे में इतनी जागरूकता आप कैसे, गरीबी, अपनी शिक्षा के बारे में वो कितना जागरूक है, अपने अधिकारों के बारे में वो कितना जागरूक है। तो अपने आंसर राइटिंग में जैसे हमने देखा, अपने आंसर राइटिंग में हम पेस्टल अप्रोच का प्रयोग करेंगे, रिक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, अभी ये बताया था ना, केस स्टडीज़ का प्रयोग करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम का प्रयोग करेंगे, वैसे ही हम 4A। अब ये सारी चीज़ें ना आपको लिखनी नहीं है, ये यहाँ होनी चाहिए ताकि आंसर राइटिंग में आपके वो डायमेंशंस खुले कि इनके बारे में पता हो कि किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को लिखना है, उसकी समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये 4A क्या है आपका, अवेलेबिलिटी की बात करता है, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी की बात करता है, एक्सेप्टेबिलिटी की बात करता है, अवेयरनेस की बात करता है। तो ये चारों जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बेस पे अगर हम जैसे बात की भुखमरी क्या है, ठीक है, तो भुखमरी जो है उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि भोजन की, अच्छे पोषण युक्त भोजन की क्या अवेलेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे कि उसकी उपलब्धता कितनी है, ठीक है। इसके बाद उसको अफोर्ड लोग कितने कर पा रहे हैं उस भोजन को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है उसकी। इसके बाद हम देखेंगे लोगों के बारे जो है अच्छे भोजन की जो है जानकारी कितनी है, सही जो है पोषण युक्त जो भोजन है वो क्या उनके लिए सही है, किसके लिए कितना सही है, वो कैसे चीज़ों के प्रति अपने अवेयर है, वो कितना सक्षम है चीज़ों को करने में। यहाँ पर उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। तो होलिस्टिक तरीके से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को भी इस तरह से डाला था कि किस तरह से महिलाएं, मतलब यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल पिक्चर था कि आपको कनेक्ट करने के लिए कैसे किस तरह से वो मल्टी डायमेंशनल काम भी करती हैं। हम यहाँ सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से विषय पर बात करें क्योंकि हम इंडेक्स के देखेंगे। अच्छा, जब विशेषताओं की हम बात करें तो LGBTQ+ बेहद ज़रूरी है, इसके विषय में ज़रूर हम पढ़ेंगे। जैसे हम लिव इन रिलेशनशिप को समझेंगे, वैसे LGBTQ+ की हम बात करेंगे विशेषताओं में, और कैसे हमारे भारतीय समाज में उनके लिए क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनके लिए जो है क्या नए कानून लाए गए, उनकी सही डेफिनीशन क्या है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। इसको वीडियो के थ्रू समझेंगे। जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो मेरे लेक्चर्स की जो वीडियोज़ होंगी उसके अंतर्गत भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें मैं आपको समझाऊँगी, दिखाने का प्रयास करूँगी कि कैसे चीज़ों को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, चाहे वो जाति के संदर्भ में हो, चाहे वो LGBTQ+ के संदर्भ में, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में हो, इत्यादि चीज़ों को हम और बेहतर वीडियोस को अंतर्गत समझेंगे का प्रयास करेंगे, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उसके बाद भी वैरायटी इन द जो है यूनिटी एंड वैरायटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, वो हम समझेंगे। अब यहाँ पर मेन इस बार के अगर हम पेपर की बात करें 2023 के मेंस की बात कर रहे हैं हम यूपीएससी के संदर्भ में। आप देखेंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इस सिलेबस में यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी को लेकर ही इसको बनाया गया है, जबकि पीसीएस में भी अब समाज को बदल तो जाएगा नहीं, पीसीएस में जाके समाज तो यही रहेगा। जैसे इतिहास जो है, आधुनिक भारत आपका पीसीएस में भी वही है, और आपका जो है कॉन्सेप्ट अगर कहा जाए तो यूपीएससी में भी वही है, उसी तरह से समाज है, तो वही चीज़ हम यहाँ समझेंगे। अब यूपीएससी में जैसे आप देखेंगे 2023 में आपसे प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न आपका था क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो देखिए हमने विशेषताओं में विवाह की बात की है ना, तो इस तरह से हमें समझना है कि अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर उठाएंगे हर प्रश्न में कि कैसे हमने आज जितने भी प्रश्न इसमें 2023 में दिए गए उसके संदर्भ में हमने कहीं ना कहीं आज के सिलेबस में समझा है। भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? तो इसमें जब हम महिलाओं के संदर्भ में बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको ज़रूर देखेंगे। बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, तो समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा करिए। तो हमने कहा था ना केयर इकोनॉमी के अंतर्गत हम बच्चे, वृद्ध और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो समाज में हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो उसके संदर्भ में ये भी बात की जाएगी। ठीक है, भारत में जातीय अस्मिता, तो जाति पर भी हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि इस पर बहुत प्रश्न बनते हैं। क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबी को और भी अधिक पृथक्करण और या फिर हाशिए पर ले जाता है? तो शहरीकरण वाला विषय जो है हमने देखा सिलेबस के अंतर्गत आया। तो कहने का संदर्भ ये है, तात्पर्य ये है कि कुछ बाहर से अचानक से नहीं आ गया। लोग कहते हैं आउट ऑफ द सिलेबस प्रश्न पूछ लिया गया। आप ये बताइए कि जो भी अभी तक प्रश्न हमने इसमें देखा कि आउट ऑफ द सिलेबस है, सिलेबस के बाहर प्रश्न नहीं है, बस आपने समझा नहीं है चीज़ों को। ठीक है, सजातीय पहचान और सांप्रदायिकता ने अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना करनी है। तो सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में हर एक लेक्चर में, अलग अलग लेक्चर में इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से प्रश्न जो है ना, अब वो वाले प्रश्न नहीं रह गए कि भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए भाई। अब प्रश्नों का स्वरूप बदल रहा है। अब प्रश्नों का स्वरूप क्या हो रहा है कि जो है हमारा जो कोविड-19 का समय था, तो कैसे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने परिवार पर क्या एक प्रभाव डाला है। प्रभाव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डाले हैं। महिलाओं के संदर्भ में क्या हिंसा बढ़ी थी उस दौरान पे, उनको भी वहाँ पर समझाया गया। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अब वो प्रश्न नहीं रह गया कि महिलाओं के बारे में जो है चुनौतियाँ क्या हैं, समाधान क्या है। अब उनका स्वरूप बदल गया, लिखना वही है। अब पूछ लिया गया कि परिवार के संदर्भ में वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर, उसका प्रभाव क्या है। अब जैसे यहाँ पूछ लिया गया कि भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि जब आप इस क्लासरूम में आएंगे, यानी कि यूट्यूब का जो ऑनलाइन रूपी ये जो क्लास है, इसमें जब आप आएंगे तो अपना जो भी आपकी एक ऑर्थोडॉक्स अगर सोच है अगर, तो उसको पीछे छोड़ के आएंगे। क्योंकि आप समाज में जब यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, समाज की बात पढ़ने आ रहे हैं यूपीएससी के संदर्भ में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी जाति हो आपकी, जो भी धर्म हो, जो भी व्यवसाय हो, जो भी लिंग हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ को जज नहीं करना है। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पीछे साइड रख दीजिए। आपकी क्या धारणा है उसको पीछे छोड़ दीजिए। मेन चीज़ को हमें समझना है कि क्या यूपीएससी की डिमांड है, सही उत्तर क्या हो सकता है, सही सोच के साथ ही सही उत्तर लिखा जा सकता है, सही परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, करंट अफेयर से कंटिन्यू कनेक्टेड रहना है। आपको केस स्टडीज़ से कंटिन्यू कनेक्ट रहना है। केस स्टडीज़ ना केवल आपकी एथिक्स में बल्कि सोसाइटी के अंतर्गत भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक रोल प्ले करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको समझना है। बात करें प्रश्नोत्तर की, क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी हम कोशिश किया करेंगे कि हफ्ते में एक बार क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो है हम कर लिया करें। पहले हम टॉपिक को समझने का प्रयास करें, धीरे से हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी करेंगे, या तो सारे टॉपिक ख़त्म होने के बाद या फिर टॉपिक में हफ्ते में एक बार हम इस तरह की चीज़ों को ज़रूर करेंगे। निश्चिंत रहें, आप भरोसा रखें चीज़ों पर, लगातार मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें और मेरी चीज़ों को जो है, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ
साथ इनको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक सही व्यक्ति तक ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ और इस मेहनत में आपका सहयोग बहुत लगेगा। जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था, आपका सहयोग और आपका साथ चाहिए, तो निरंतर मेरे साथ बने रहिए। इस तरह से और भी अगर चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जाननी होंगी फ़िलहाल के लिए इस विषय के अलावा, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। अभी हम पूरा फोकस इंडियन सोसाइटी पे रखते हैं। अगर और भी कोई विषय पढ़ने की इच्छा है आपके मन में तो बताइएगा, देखते हैं कहाँ तक जो है संभव हो पाता है। अकेला इंसान कहाँ तक इस जर्नी को लेकर जाता है। अगर आपका साथ नहीं मिलता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इस जर्नी को आगे तक ले जाना। तो आपका साथ, आपका सहयोग, आपका भरोसा बहुत ज़रूरी है। फिर फ़िलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। लाइक, शेयर और वीडियोस को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ताकि सही व्यक्ति तक इस पहुंच को पहुंचाया जा सके। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर, ताकि जो अगला लेक्चर होगा ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।